चलिए चलिए ना, बैनर का काम है, ग्रुपिंग खींचेंगे। सब आप कहिया टूटले फाटले की भेलै नहीं भेलै। एगो गेट ई भए गेल, एगो ई गेट भेलै ई। हाँ एगो गेट भए गेल। ओते से भरल देखिए गोबर है कम से कम एते ऊंचा है ना, ये ऊंचा रहे ना। हाँ ये इतना भी ऊंचा एक तो देख रहा है कि वही लैंड में ना बहुत फर्क चार माने बहुत गड्ढा देख रहा हो बढ़िया। बाज है, बाज है, बाज चील है, चील बाज। फोटोग्राफर फोटो लेना है काम यही ईटा है सोनम जी। ये देखिए, हाँ ये देखिए, उसी का टुकड़ा है। ये देखिए ऐसे ईंटें आजकल नहीं वो हो रहे हैं। नहीं सर, एगो बात है जो हुनकर दादे जी के ना इतना इनका भी इसका भी ले लीजिए, जल्दी नहीं मिलता है। घुमाइए, लीजिए कुछ कमेंट कर सकते हैं। ये वाला ज्यादा बेटर है, ये सब क्लियर हो गया। सेवे सोनम जी का ले लेते हैं। हाँ हाँ सोनम जी ये ज्यादा बेटर है। जो डॉक्टर साहब बोले कभी आगे देखिए मजबूती इसमें है। इसी बात वो देखिए भारती जी ये कैथी में है और ओल्ड देवनागरी में है। 3 तरह के प्राप्त भेल, लेकिन हुओं जगह नहीं तैयार है। कुछ लिखलो ऐसा ही वो मिला था। इसको लेके जाना है। उखाड़िएगा नहीं, नीचे में वो सब लिखिए, उखाड़िए। अच्छा इसका ये अलग साइज है, इसका अलग सब घर तक पहुंचा के दिखा दी। आज के जमाने का चले रहे थे ना जीन, जरा जीन यहाँ से हम सब तने देखिए ना, हम सब ने आल जैसा। अच्छा यहीं पर बात की बन दिखाया गया था। अच्छा ये फूल देखिए, गेट वहाँ पे था। अपने आप ये जो है ना, अब जो है बीज झड़ता है फिर बनता है। उधर बहुत अच्छा तरीके का फूल है रास्ते पर ही, इसीलिए जंगल का प्रयोग। जंगल अब तो यहाँ पर कोई चीज छूने ले जाने में भी डर लगता है। चलो चलिए अब आने दीजिए लोगों को। उसके बाद हम खींच देते सर का। ये जो है बाद में बना हुआ है, बाद में बना हुआ है। यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। मैं ठाकुर शिवलोचन सामने वर्तमान में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कला संकाय में संस्कृत विभाग में सहायक आचार्य हूँ और आप लाभित हूँ आपके स्वागत से। और मेरा भी सौभाग्य है कि इस महनीय धरा पे महादेव की धरती पे मैं आया
और जो कुछ थोड़ा बहुत मैं विद्यार्थी रहा हूँ, संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, इसके माध्यम से इस ज्ञान यज्ञ में मैं यथासंभव अपनी आहुति देने का प्रयास यहाँ करूँगा। इस कार्यशाला में मुझे जिस प्रकार से आदेशित किया गया है, मुझे संस्कृत व्याकरण पर चर्चा करनी है। और जहाँ तक पांडुलिपि विज्ञान की बात है तो निश्चित रूप से ये हमारे अतीत से जुड़ा हुआ है, विषय हमारे अतीत से जुड़ा हुआ है। ज्ञान विज्ञान हमारी सबसे बड़ी धरोहर रही है भारत भूमि की, और जो हमारी ज्ञान परंपरा थी उसका हमने संग्रहण किया, जो हमें आज पांडुलिपियों के माध्यम से दृष्टिगोचर होती दिखाई देती। इसी ज्ञान परंपरा में चूंकि तत्कालीन जो भाषा रही है वो प्राकृत, संस्कृत, पाली इत्यादि माध्यमों से कहीं न कहीं इटर्निटी ऑफ जो वर्ड्स हैं दे आर इटर्नल, वो नित्य है। क्यों? इसमें पूरा एक दर्शन है जो आगे कहता है कि किसी ने ये नहीं कहा, जैसे आपको एक घड़ा चाहिए, आपको घड़ा के पास आते हैं, कहते हैं मेरे लिए घड़ा बना दीजिए, तो मिट्टी लेता है, चाक पे रखता है, घड़ा बना देता है। इस प्रकार से आप कभी क्या करते हैं, किसी व्याकरण के पास ये करके नहीं जाते कि मुझे शब्द का प्रयोग करना, मेरे लिए शब्द बना दीजिए। क्या वृद्धि व्यवहार से चलता है? मेरा बच्चा अगर उसको ये पता है कि मेरा बेटा 1 साल का, कि दादाजी ने जो उत्तम वृद्ध थे उन्होंने पिताजी को कहा जलम आने, पानी लेके आओ, तो पिताजी गए, पानी उठाए और लेके आए। फिर कहा कि गाय को लेके आओ, तो गए, गाय को पकड़े लेके आओ। आने जो था वहां पे लेके आओ, ये कॉमन था। इससे उसने पकड़ा कि आनयन एक क्रिया है, लाना एक क्रिया है। फिर देखा कि रसोई में काम करने वाली को कह रहे हैं कि जल को पात्र में डाल दो, तो फिर उसने वही पानी उठाया, उसने जल और ये जल जो पदार्थ है दोनों में संबंध उसने स्थापित किया। तो ये वृद्ध व्यवहार से भाषा, इसलिए लैंग्वेज को एक्वायर किया जाता है, लैंग्वेज को कोई बनाता नहीं, और जो बनाया हुआ लैंग्वेज है वो चल नहीं पाता, क्योंकि वो एक ग्रुप में ही आएगा जिसको आप कोड करते हैं। हमारा डिस्कोर्स नेचुरल लैंग्वेज का है, तो जब हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे आते हैं ना, NLP नहीं, ये एक मैं आपको बता दूं कि प्रोग्रामिंग होता है और नेचुरल लैंग्वेज का आप जिस तरह से बात करना चाहेंगे, मैं वही आपको कह रहा हूँ कि अभी जो दौर चल रहा है वो आर्टिफिशियल, हम लोगों ने वहाँ पे कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में बहुत काम किया। 5 साल पहले अभी भी जबरदस्त चल रहा है। 30 प्रोग्रामर हमारे यहाँ काम करते थे वहाँ, जो NLP पे करते थे, और हम लोग जो है वो जो हमारा किट बैग है हम अपने रिसोर्स पर्सन को देते हैं, तो कि बैग देकर भी, किट बैग देकर भी आप सर जो सामने देखेंगे। देखिए सर, एक्चुअली है क्या, फोटोग्राफर साहब के लिए कभी हम लोग तारीफ नहीं रहे, बहुत मेहनत चाहिए। मैं कहता हूँ कि फोटोग्राफर कौन बनता है? जिसको दूसरे घर में ताकझां करने की आदत। सहरसा, सुपौल सब इसी में था। अनुमंडल था कि सर जिला? अनुमंडल 1845 को 3 सितंबर 1845 को पूरा अनुमंडल बना। इसके अंतर्गत सहरसा, सुपौल दोनों था। 1845 सिपाही विद्रोह के पहले। बहुत लोग नहीं जानते थे, बहुत प्राचीन अनुमंडल के सहरसा अनुमंडल और जिला दोनों बने एक के साथ 1954 में। हाँ, वो कुछ नहीं था, एक थाना भी सहरसा नहीं था, बदला नहीं, अभी क्या कहरा करते हैं, कहरा ब्लॉक वही था। और 1 फरवरी 1981 ईस्वी को मधेपुरा के रासबिहारी उच्च विद्यालय के प्रांगण में सभा आयोजित हुई थी, और उसी में घोष जिला स्थापना दिवस 9 मई।
पाश्चात्य दोनों विद्वान, दोनों समीक्षकों का मानना है कि इस स्तर की मनीषा, इस स्तर की मेधा जो पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में प्रदर्शित की है, जब हम इसमें आलोडन करते हैं, इसमें हम जब प्रवेश करते हैं, हजारों टीकाएं, हजारों व्याख्याएं इन्हीं सूत्रों पे जो है वो कालक्रम से होती रही और ये सूत्र आज तक प्रासंगिक होते रहे, जिनका आधार लेके अन्य भाषाओं के व्याकरण भी विकसित होते रहे। तो हम इसी ग्रंथ को आज, यद्यपि ग्रंथ राशि इतनी विस्तृत है, नाम से ही स्पष्ट है, 8 अध्याय हैं, अष्टाध्यायी। 8 अध्यायों में आपको आश्चर्य होगा कि 4000 जो सूत्र है, लगभग 3998, 2-4 आगे पीछे अन्य विद्वान कहते हैं, एक सूत्र पे एक पीएचडी हुई है और अच्छी पीएचडी हुई। एक सूत्र है शेषे षष्ठी, षष्ठी विभक्ति के लिए एक सूत्र है शेषे की षष्ठी, शेषे षष्ठी। प्रोफेसर हैं संस्कृत के, भाषा विज्ञान के, और उन्होंने अपनी पढ़ाई वाराणसी से की, उनको प्रामाणिक विद्वान मानते हैं। ऐसे ही अन्य सूत्रों पे न जाने कितने शोध हुए और कितने होते रहेंगे, संभावनाएं अनंत है। तो हम इस ग्रंथ को सामान्य रूप से देखेंगे। इस मात्र में इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, कहाँ प्रयोग होता है। पहला प्राकथन कहेंगे, भूमिकाएं काफी हमारे कल भी स्पष्ट हुई हैं। जो मुख्य रूप से है वह है इंट्रोडक्शन ऑफ अष्टाध्यायी एंड स्ट्रक्चर ऑफ अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी की सूचना और उसकी संरचना, और इसके बाद हम प्रयोग देखेंगे। तो वही बात है, हम लैंग्वेज हमें क्यों चाहिए, व्हाई डू वी नीड लैंग्वेज, टू कनेक्ट विद आउटर वर्ल्ड, अपने अंदर के लिए तो आत्मगत, आत्मा भी बोले तो स्वयं जानते हैं। तो आपको लैंग्वेज में क्या है, दो लोगों को, कम से कम 2 लोगों को उस एक स्रोत जो माध्यम में भाषा उससे परिचित होना चाहिए। तो अपने विचारों के संप्रेषण का माध्यम है, और बेसिकली टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स, इमोशंस विद अदर्स वी नीड लैंग्वेज। फिर कितने लैंग्वेज हमें आना चाहिए, पहला तो मातृभाषा आनी चाहिए, भाषाएं बहुत ज्यादा। एक और नियम है जो कहता है सर्वाणि नामानि आख्यात है, क्रिया शब्द है। वह जो नाम शब्द भी है ना, वो भी आख्यातों से कहीं न कहीं बने हुए दिखते हैं, ये भी एक विचार है। तो आख्यातों का मतलब क्रिया का बड़ा महत्व है, वाक्य में क्रिया का महत्व है, क्रिया से संबंधित ही यह विषय है कारक का। तो हम लोग कारक देखेंगे, थोड़ी बहुत चर्चा हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में की है। जैसे पिछली कक्षा में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 6 कारक हमारे यहाँ होते हैं। कारक का महत्व क्या है, ये स्लाइड मेरे पास बनी हुई थी, इसको यहाँ के लिए ही नहीं बनाया था, इसलिए इसमें काफी कुछ संस्कृत का भी होगा, तो उसको मैं हिंदी करूँगा। संस्कृत वाक्यों में कारक का क्या महत्व है, इसको लेके वाक्य की ही लक्ष्य, वाक्य का ही अर्थ चलो वाक्यम क्रिया व कार्य कारणता, सुप और तिंग का लक्षण का समन्वय जो है वो वाक्य में होता है, और क्रिया जो होती है कैसी होती है, कार्य कान्वित होती, कारक से अन्वित क्रिया होती है। क्रिया में कारक का अन्वय होना चाहिए, इसलिए कारक का लक्षण भी कहते हैं क्रियान्वितो कारकत्वम। क्रिया का जो अन्वयी होगा वो कारक होता है। क्रिया में जिसका अन्वय हो, क्रिया में जिसका पार्टिसिपेशन हो, कैसा पार्टिसिपेशन हो, तो सक्रिय पार्टिसिपेशन, बिल्कुल से बड़ा रूट कोई भी हो, इसके साथ प्रत्यय यही लगने, जी 21 यही प्रत्यय है। अब
ब्यूटी यहाँ है कि ये प्रत्यय कैसे बदलते रहते हैं, इनका रूप कैसे बदलेगा। हम कह रहे राम के साथ सु लगाया और रामा बना दिया, ये कैसे संभव है? तो राम सु बनना चाहिए था, रामा क्यों बना? तो यही राम सु बना के जैसे रामा बना है, उसी तरह राम के साथ औ लगेगा तो रामो बन जाएगा। वहाँ तो सीधे वृद्धि संधि है, जो हमने बताया अ के बाद अगर एच प्रत्याहार होगा तो क्या करेंगे? अ औ मिला के औ के साथ जस जोड़ दीजिए आप, तो ये क्या वो रामजस दिल्ली वाला कॉलेज आ जाएगा क्या? बनाना हमको क्या है? रामा। राम के साथ जस मिला के हमको क्या बनाना है? रामा। देखिए इसकी भी युक्ति दिखाया, राम तो वही रामा है, प्रत्यय खाली लगाना क्या है? जस। बनाना क्या है? आप लोगों ने पढ़ी है, अ मिलके आ बनाता है, राम धन अस जोड़ दिया, रामास बनेगा। लिपि के विकास कर को जाना, उसके बाद हमारे यहाँ जो पाए जाने वाले सीढ़ी में जो शिलालेख है, जो पांडुलिपि है, उसमें जो लिपि का प्रयोग हुआ, जो कार्यशाला के दौरान लिपि जो हमने सीखा, उसी के आधार पर उस लिपि को पांडुलिपि को पढ़ने का सारा चीज मैं समझ गया। आज कंप्यूटर डे में आगे बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, तो इसकी जरूरत क्यों हो गई? क्यों मैंने राजभवन या तो बोला एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये कराओ, क्या कारण है? विरासत की जो चीज है, हमारे पूर्वजों के लिपि क्या कैसे लिखते थे, कैसे क्या करते थे, ये सारे हमारी पुरानी जो है जो धरोहर धरोहर को उसको खोजना है, खोज निकालना बहुत माने अंग्रेज लेकर के भाग गया, बहुत माने हर जगह हुआ। जब तक इस लिपि को सीखेंगे नहीं तो पांडुलिपि में जो लिखा गया था वो नेचुरल कलर था, और आज 50, 60, 70, 100 साल होने के बावजूद उसका कलर डिस्कलर नहीं हुआ है। और हमारा ये वैज्ञानिक लोगों का ये सोचना है कि कहीं ना कहीं हमसे हमारे पूर्वज ज्यादा डेवलप थे, तभी तो उनका शिलालेख पर जो लोग भूल गए या गुलाम हो गए, तो ऑब्वियसली अंग्रेज लोग जैसे बोला इतिहास पढ़ो, गणित पढ़ो, ये करते हैं, और अपनी पुरानी जो धरोहर थी, जो बहुत बड़ा साइंस था, तो नहीं राम और ये पूरी महाभारत में ही वो अभी हमने मिसाइल देख रहे हैं, मिसाइल देख रहे हैं, वो हमारे ये हमारा ही साइंस था। बहुत अच्छी चीज थी, अच्छी चीज इसलिए थी कि सब अपना अपना काम करता था और बहुत अच्छा से करता था, लेकिन ये जन्म से नहीं था, ये हर समय कर्म से था। जैसे नहीं होता ग्रेड 1 अफसर, 2 अफसर, 3 अफसर, नौ एक रिक्शा वाला का बेटा भी IAS बन सकता है, तो पहले यही था। लेकिन धीरे धीरे जो है ना, लोग जो इसको गलत से जन्म से लेने लगे, और जन्म से लेने लगे मतलब ब्राह्मण क्या था? ब्राह्मण जात नहीं था, ब्राह्मण बुद्धिमान था, बुद्धि था, साइंस करना था, सभी चीज था, लेकिन वो लुप्त होता गया क्योंकि भाई जन्म होता गया, मूर्ख भी ये भी वो ब्राह्मण हो गए, और जो हमारा साइंस था उसको उन्होंने पढ़ा दिया और दूसरे को भी नहीं पढ़ने दिया। क्योंकि ये देखते हो आदमी का ये होता है कि भाई मेरा आधिपत्य होता है, कैसे साइंस की निकला अभी तक 4000 वर्ष को जो अशोका इसका लेटेस्ट कुछ जाता है। जी 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 सबसे पहले आज हमारे 21 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है कि उद्घाटन के बाद हमारे भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कुल के हमारे माननीय कुलपति महोदय हमारे पूछा गया कि आप क्या बनना चाहेंगे, तो कहेगा कि कहीं किसी यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज में मुझे शिक्षक बना दिया जाए तो इससे अच्छा मैं कुछ अपने को नहीं समझूंगा। सेम उसी प्रकार, उसी सोच, उसी विचार, उसी रास्ते पे चलने वाले हमारे माननीय कुलपति महोदय जब भी मौका मिलता है तो छात्रों के बीच बिल्कुल आने के लिए सारे समय को दरकिनार करके सबसे इनकी प्राथमिकता सूची में ये रहता है। और इसी कड़ी में आज हमारे माननीय कुलपति महोदय हमारे बीच आए हैं 21 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में। अभी हमारे बीच रिजर्वेशन और कंजर्वेशन जो पांडुलिपि का कैसे हो
उसके बारे में वैज्ञानिक तथ्यों से हमें अवगत कराएंगे। और मैं चाहूँगा आप तमाम लोगों से एक बार जोरदार ताली बजाकर हम और मैं हमारे बीच उपस्थित हैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पूर्व डायरेक्टर हमारे बीच आदरणीय वसंत कुमार चौधरी जी यहाँ उपस्थित हैं। और इस कार्यक्रम को करने में बिल्कुल जिस तरह हनुमान का योगदान था, हिमालय पर्वत को अगर कोई घोड़ा के पर्वत को उठा के ले आना, तो माननीय कुलपति महोदय के आदेश से उनके निर्देश पर बसंत बाबू ने इस सेमिनार को उठा के दिल्ली से यहाँ लाया। से मैं बसंत बाबू का स्वागत करता हूँ। हमारे बीच बैठे हुए हैं हमारे छोटे भाई पियारो डॉक्टर सुधांशु शेखर। लगातार आप देख रहे हैं कि अभी दिल्ली से एमएमएम का फोन आया कि जितना मीडिया कवरेज मधेपुरा में मिला, आज तक उतना मीडिया कवरेज कहीं भी पूरे देश में नहीं मिला, इवन भागलपुर में भी नहीं मिला। सरकार है पिछले साल सामने में है, तो मैं सुधांशु शेखर जी के लिए भी मैं चाहूँगा जो और हमारे बीच उपस्थित हैं जो इस कार्यक्रम में बिल्कुल राम के रूप में पुरुषोत्तम की तरह आगे ले जाने वाले, और डॉक्टर अशोक कुमार जो हमारे प्रोफेसर इंचार्ज हैं सेंट्रल लाइब्रेरी के, और इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। हर चीज़, हर क्षण, हर पल आपके साथ, आपको कहीं दिक्कतें ना हो, जो भी इनसे बन पड़ता है पूरा 100% देने की कोशिश करते हैं। हमें तो इनका हल मांगे। तो मैं चाहूँगा, मैं अनुरोध करूँगा अपने प्रोफेसर इंचार्ज से, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी महोदय से कि बुके देकर हम अपने माननीय कुलपति महोदय को सुनाएं। थोड़ा सा अब हम अपने मिथिलांचल के संस्कार के अनुसार हम अनुरोध करेंगे डॉक्टर अशोक बाबू से कि जो विश्वविद्यालय का प्रतीक चिन्ह वाला चादर है वो हम अपने माननीय कुलपति को भेंट करें। जी सर। उसको घर से लिया एक हाँ। आज इस सुखद घड़ी में मैं आप सभी को वीर मंडल विश्वविद्यालय तो मैं समझता हूँ कि उसे ड्राइव कर लेना चाहिए। लेकिन हमने जो पाया है इस क्षेत्र में, पहले से तो प्री ऑक्युपाइड रहते हैं, अपनी सोच को इतना बल दे देते हैं, उसको फ्लेक्सिबल बनाने में काफ़ी समय लग जाता है। यानी वो सोचता है कि हमसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है, हमसे बड़ा राजनीतिक कोई नहीं है, हमसे बड़ा जानकार कोई नहीं है। और जब यह भावना मन में आती है तो यही भावना बदलकर अहम में परिणत हो जाता है और जो विनाश का कारण होता है। इसलिए क्योंकि मैं उनमें काफ़ी बड़ा हूँ आप लोगों से, हमने दुनिया देखा है, शिक्षा के जगत में भी हमने बड़े नज़दीक से देखा है और राजनीति को भी मैं बड़े नज़दीक से देख रहा हूँ। इसलिए आप लोग यहाँ आए हैं। 21 दिवसीय कार्यशाला मैं समझता हूँ कि भागलपुर के बाद यह दूसरा जगह है जो कि भारत सरकार ने 21 दिन का जो है पूरे खर्च के साथ यह कार्यशाला का यहाँ आयोजन किया है। और यह हम लोगों सभी के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पास उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, संसाधन नहीं है। हम अभी भी लाइब्रेरी जो हमारे यहाँ होना चाहिए, लाइब्रेरी, इंटर लाइब्रेरी या डोनेशन ऑफ लाइब्रेरी, ये सब चीज़ें नहीं है। इन्फ्लुएंस से जो हमारा जुड़ा होना चाहिए, जिससे अधिक हम पत्रिकाओं को देख सकें, जर्नल्स को देख सकें, पढ़ सकें, और जो बच्चे आते हैं लाइब्रेरी में उनको भी बता सकें।
लेकिन ये संसाधन की कमी के बावजूद ये सिर्फ एक बिगिनिंग है, शुरुआत। हम लोग एक शुरुआत की तरफ चल रहे हैं और हम समझते हैं कि आप लोगों का अगर सहयोग रहेगा तो पूरे विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र में जितने भी कॉलेज आते हैं और वहाँ पर हर एक कॉलेज में कम से कम एक लाइब्रेरी से जुड़े हुए ज़्यादा जरूर होना चाहिए जिनके पास समुचित उनका क्वालिफिकेशन है। हर एक कॉलेज में एक होना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि जिन जिन कॉलेजों से हमने मंगाया है, जिन जिन कॉलेजों में लाइब्रेरियन या सो कॉल्ड लाइब्रेरी असिस्टेंट या जो भी आते हैं जिनके पास बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं है, उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह लाइब्रेरी को अच्छे ढंग से ले चले। मैं उद्घाटन समारोह में भी कहा था, फिर मैं दोहराना चाहूँगा कि पूरे विश्व में लाइब्रेरी, पुस्तकालय, उसको कहा जाता है शिक्षा का यह हृदय, जिसे हमने कहा। और शिक्षा का हृदय जब तक स्पंदन इसमें रहेगा, शिक्षा का प्रचार और प्रसार हमेशा होता रहेगा। इसलिए हम लोग जहाँ तक लाइब्रेरी का सवाल है और उसमें जितने भी हमारे पास ज्ञान उपलब्ध है, उसी ज्ञान में हम लाइब्रेरी को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, उसी का एक जस्ट इट इज ए बिगिनिंग, एक शुरुआत है कि यह एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। नेशनल मिशन मैनेजमेंट के लोग बात भी आए और गए भी और फिर आए हैं। और सबसे खुशखबरी ये है कि हमारे इस मधेपुरा में जो पहले नाम नहीं जानते थे कि मधेपुरा कहाँ है, किस जगह बसा हुआ है, वहाँ पर भी कोई यूनिवर्सिटी है। क्योंकि मैं जान रहा हूँ जब किसी से अपने मित्रों से मैं बात करता हूँ, पहला प्रश्न उनका यही होता है, यह भी बिहार में कोई विश्वविद्यालय है क्या? तो मैं कहता हूँ हाँ, ये भी विश्वविद्यालय है और उसी को हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सिर्फ हम आपको इसलिए बताना चाह रहे हैं कि आप लोग संसार से भी जुड़े हुए हैं। अब लाइब्रेरी सिर्फ लाइब्रेरी नहीं है, अब लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन भी जुड़ गया है। क्या ठीक हो रहे हैं? उसमें सूचना तंत्र भी है और बिना सूचना तंत्र का ज्ञान का प्रचार प्रसार अब संभव नहीं है। आदमी पढ़े और इस इंडिया के एक कोने से मधेपुरा से चलकर कन्याकुमारी में जाकर अपना भाषण दे, वो संभव नहीं है। उसके लिए लंबा समय लगता है। लेकिन अगर दूरसंचार के माध्यम से आज के दिनों में कोई भी ज्ञान को हम मिनटों में एक दूसरे के बीच बांट भी सकते हैं और एक दूसरे से ज्ञान को हम प्राप्त कर भी सकते हैं। तो इसीलिए लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन साइंस को भी जोड़ा। इसलिए मैं कहा कि ये मधेपुरा हम लोगों को जहाँ ऐसा लग रहा है कि हम ऐसे विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं जिसको इस देश में भी सभी लोग नहीं जानते हैं, खास करके शिक्षा जगत से जो जुड़े हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, उन शिक्षकों की बात कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पढ़ने लिखने से संबंध रखते हैं। लेकिन आज के दिन में अब लोग आ रहे हैं, अब दिल्ली से भी लोग आ रहे हैं, तो यहाँ आते हैं, तो बनारस से भी आ रहे हैं, बीएचयू से आते हैं लोग और जान रहे हैं कि यहाँ की व्यवस्था धीरे धीरे सुधर रही है। और इसका श्रेय पूरे लाइब्रेरी का जो अभी इंचार्ज है डॉक्टर अशोक कुमार जी को जाता है। उनके साथ जुड़े हुए यूनिवर्सिटी हों या हमारे और हैं, उनका नाम है सिद्धू जी, वो भी भागलपुर के विद्यार्थी हैं। और सारे लोगों के प्रयास से ही लाइब्रेरी धीरे धीरे लोग आगे की ओर चल रहे हैं। मैं यह भी विश्वास दिलाना चाहूँगा कि समय का प्रभाव होता है। 3 साल में कोई भी संस्थान को अपनी इच्छा अनुसार आगे लेकर बढ़ना यह असंभव कार्य है। लेकिन फिर भी हर एक मनुष्य थोड़ा बहुत भी कोशिश करता रहे तो बार बार हम बोलते भी हैं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। इसलिए कुछ हो सकता है 100% सफलता हमको नहीं मिले, लेकिन कुछ न कुछ सफलता मिलेगी और आगे आने वाले जो भी आएंगे उनको कम से कम एक चीज तो जरूर होगा कि उनको कोई पोखर नहीं मिलेगा, बल्कि एक बहता हुआ शिक्षा का प्रभाव मिलेगा जिसमें वह गति देना चाहेंगे तो वह गति दे सकते। ऐसा नहीं कि उस संकुचित ज्ञान के भंडार को, जिसको हमने कहा कि कौन में समुचित जो है, जो संकुचित है, वो नहीं मिलेगा हमको। जो हमको मिला, हमको तो कौन भी मिला और पानी भी मिला, तो हमको तो कुछ मिला नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, इसमें एक गति है। शिक्षा को जब तक गति नहीं रहेगी शिक्षा में, तो समाज के अंतिम छोर तक वो शिक्षा जब तक पहुँचेगी नहीं, तब तक शिक्षा का सही ढंग से हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो शिक्षा का सबसे पहला कर्तव्य यही है, पहला यही उसकी ऑब्जेक्टिव है, लक्ष्य कि समाज को सुधारना,
शिक्षा से ही समाज सुधरता है, और शिक्षा अगर आगे बढ़ेगी तो समाज भी सुधरेगा। हमारे बीच बसंत बाबू भी हैं, बसंत बाबू ये बुक लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी भागलपुर का बहुत पुराना बहुत बड़ा लाइब्रेरी है। वहाँ मिनिस्ट्री समझते हैं कि 500 से कम नहीं होगा मिनिस्ट्री, काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है। और वहाँ पर जो है डायरेक्टर का पद संभाले हुए हैं, और इनकी इच्छा हमेशा तीव्र रहती है कि कहीं पर भी हो पूरे बिहार में लाइब्रेरी का बेहतर उन्नति हो और आगे की ओर बढ़े। उसी क्रम में चूँकि हमसे भी जुड़े हुए हैं तो मुझे लगा कि जब यहाँ आप आए हैं तो यहाँ हम कुछ प्रयास करें। तो लाइब्रेरी जगत से बिल्कुल ये जुड़े हुए, इनका कोई भी और दूसरा काम नहीं है, सिर्फ यही काम है लाइब्रेरी के बारे में पढ़ना, पढ़ाना, और जहाँ भी इस तरह का कोई कार्यशाला आयोजित होता है तो अपनी भावनाओं से, अपने विचारों से, अपने ज्ञानों से लोगों को अवगत नहीं कराते हैं, और इन्हीं का ये प्रयास है। और BN मंडल यूनिवर्सिटी बसंत बाबू को आपके प्रति भी आभार प्रकट करती है, और हम उम्मीद करते हैं कि चूँकि आपकी पहुँच भी है, आपके अच्छे लोगों से आप जुड़े हुए भी हैं, इसी तरह का अगर छोटा छोटा कार्यशाला, ये तो 21 दिन का है, 5 दिन का हो, 3 दिन का हो, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह इसे मदद करते रहेंगे। और सभी धारा परिसर यानी प्रकृति को हम अगर शुरू से देखें, अपनी सभ्यता से जोड़ते हुए अगर उसको देखें तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर नेचर की बात करते हैं उसमें पेड़ पौधे भी होंगे, नेचर की बात करें तो कुछ जीव जंतु भी रहा करेंगे, उसमें होंगे। अगर आदमी या पेड़ पौधे या जानवर या जीव कोई अगर है तो अपनी लाइवलीहुड कैसे चलाते हैं ये भी जानने की जरूरत है। पत्थर से आग निकाला जाता था, आग नहीं थी। तो ये सारी चीज जैसे जैसे विकसित हुआ, आपकी लिपि भी विकसित होती चली गई, लिपि ज्ञान भी विकसित होते चला गया। लेकिन उस समय का जो मैन्युस्क्रिप्ट था, जो हाथ से लिखा गया था जिन चीजों को, उनको कंजर्व करना भी जरूरी है। अगर आप उसे नहीं बचा पाएंगे तो आप अपनी संस्कृति को धीरे धीरे खो देंगे। उस दिन एक लाइन प्रोफेसर A.N. राय ने कहा था, वो 2 यूनिवर्सिटी को वाइस चांसलर के रूप में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, और अभी वाइस यूनिवर्सिटी के हेड भी हैं। अर्लियर उनका एजुकेशन BHU में हुआ था और विदेश में यूनिवर्सिटी किया था, और नेट जिसकी बात करते हैं वो लगातार 2.5 से 3 साल नेट के डायरेक्टर थे। उन्हें भी पता नहीं था कि मधेपुरा कहाँ है, हमारे दुबे जी को पता था, लेकिन उनको पता नहीं था कि मधेपुरा कहाँ है। तो उनको जब हम बुलाने के लिए जब आमंत्रण हमने भेजा तो उन्होंने कहा कि आप दुबे जी को भी क्यों नहीं बुला लेते। तो हमने कहा हम दुबे जी को बुला रहे हैं, इसलिए बुला रहे हैं तो हमारे जोधपुर भाई चांसलर भी रहे, चाहे 2 दिन के लिए रहे हों चाहे 1 दिन के लिए रहे हों, तो कहा तो मैं अवश्य आऊँगा। इस तरह यहाँ बुलाने के लिए हमें किसी न किसी को उनके साथ जोड़ना पड़ता है कि आप आए, आपको कोई असुविधा नहीं होगी, आप आए, इसलिए वो यहाँ आए। इसका मतलब आप देखें कि हम लोग कहाँ से चल रहे हैं। हम लोग इस जोन में हैं और इस जोन से हम लोग चल रहे हैं बिल्कुल इस कॉरिडोर में, नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर में हम लोग जा रहे हैं। वहाँ के भी लोग आ रहे हैं, वह भी देख रहे हैं कि यह विश्वविद्यालय है। दूसरा हम लोग दिल्ली से भी लोग आ रहे हैं, वह भी देखेंगे कि यह विश्वविद्यालय है। तो इस तरह एक चीज और हो रहा है इसमें, कुछ यहाँ के जो लोग हैं जो बाहर कहीं सर्विस कर रहे हैं उनको पता नहीं था, उनका जन्म वहाँ ही हुआ था, लेकिन है इसी इलाके के मिथिलांचल के। तो जब ये आयोजन कार्यशाला का हम लोग को हेलो हाँ उसमें रोटेशन होता है, कॉलेज में रोटेशन होता है, हाँ उसी के लिए हाँ तो ठीक है 18-10 का दे दीजिए। वो मैं पढ़ा नहीं, वो हाँ हाँ हमने वो तो पढ़ा नहीं, मैंने 20 कर दिया होगा, बन गया नहीं हाँ नहीं ठीक है। एक और था जो वो दिखाने की बहुत क्या होता है और कहाँ से निकाला जाता है,
और कई इस तरह के पौधे भी हैं जिससे कि पेपर के रूप में बनाया जाता था और फिर उसका बंडल बनाते थे, लिखते थे। तो इन सारी चीज़ों पर बेसिकली हमारा पांडुलिपि जो हमारे प्रकृति से, हमारे पौधे से जो जुड़े हुए हैं, उसी पर हम एम्फेसिस आज देने जा रहे हैं और आपको उसी के बारे में हम बताएं। ताल पर जैसे ताम पर करते हैं उसको ताल पर, ताल का पत्ता। तो इस तरह के बहुत सारे पौधे हैं और कौन वो पौधा होता है, कैसा उसका रूप, रंग और स्वरूप है, वो भी आपको बता दें। क्योंकि जहाँ तक लिपि का सवाल है उसके बारे में आपको ज्ञान होना। कौन सा लिपि होगा? नागरिक नहीं है, नागरिक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ लिखा हुआ है इसको कैसे आप डिफाइन in the classical sense, the term manuscript refers to a document handwritten by an author. Manuscripts are found in every part of the world where human beings put their thoughts and experience into the written form. Though human beings over the ages have also used stone, metal and parchment. नाम सुना है? Parchment इसको कहते हैं। वेलम, parchment, ये सब पांडुलिपि जिस पर लिखी जाती है, ये सब टर्म यूज किए जाते हैं। तो ये सिर्फ हमने ये बताने की कोशिश किया है कि हाउ वी कैन डिफाइन द मैन्युस्क्रिप्ट, और मैन्युस्क्रिप्ट इन चीज़ों पर लिखी जाती है। नेक्स्ट, ये मटेरियल कैन बी द पार्ट। अब ये कहता है कि इस चीज़ पर लिखी जा सकती है, तो ये कह रहा है कि मटेरियल कैन बी द पार्ट ऑफ द चीज, इट कैन बी द पल्प ऑफ द प्लांट मटेरियल, जो पल्प हो सकता है, दैट हैज बीन ड्राइड इन द फॉर्म ऑफ द कील सीड्स, the traditional handmade paper. And speaking of a more recent product, it can be in the form of peel seeds, paper manufactured in modern paper factories. आज के दिनों में पेपर बनाया जा रहा है, पेपर फैक्ट्री बांस से बनाया जा रहा है, घास से बनाया जा रहा है, लेकिन अब तो धीरे धीरे पेपर प्रोडक्शन बंद कर दिया गया जब से सारी चीज़ें कंप्यूटराइज हो गई हैं। लोग इवन ऑफिशियल वर्क भी जो है कंप्यूटराइज करना शुरू किए हैं, और यूनिवर्सिटी के लिए भी हमारे यहाँ में भी लागू होने जा रहा है, जिसको कहते हैं यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इवन की फाइलिंग जो आप करेंगे, आपके सामने कंप्यूटर रहेगा, वहीं पर आप टाइप करेंगे, तो भेजना है किसी के पास, तो वहीं पर से आपका किसी के पास चला जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये लागू होने जा रहा है हमारे यहाँ पर, थोड़ा देर से लागू होगा। अब पता नहीं अपने टाइम हम कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, लेकिन और जगहों पर ये धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रहा है। नेक्स्ट, और जैसा कि आप जानते ही होंगे, लोगों ने बताया ही होगा कि टोटल नंबर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट 50 लाख के करीब है हमारे इंडिया में, लेकिन इसमें जो अवेलेबल विद द NMM अप टू द 31 मार्च 2014 वाज ओनली 38 lakhs 46,048। अभी तक ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मिल पाया है NM को, NM के पास ये सूचना उपलब्ध है। उसके बाद ये भी बता रहा है कि इसमें से बहुत को जो है डिजिटलाइज हो रहा है, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट में एक प्रॉब्लम है, उसका कंजर्वेशन इट बिकम्स ए ग्रेट प्रॉब्लम फॉर द लाइब्रेरियन या साइंटिस्ट, जिससे भी कहिए या बहुत बड़ा प्रॉब्लम समस्या है, क्योंकि जो भी पौधे के पत्ते हैं, पत्ते भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसमें इंसेक्ट भी लग सकता है, उसमें बहुत सारे कीटाणु लग सकते हैं, वो नष्ट भी हो सकता है, लेकिन उसको भी कैसे प्रिजर्व किया जाता है वो भी बताएंगे हम आपको। लेकिन ये सिर्फ सूचना है कि कितना मैन्युस्क्रिप्ट हमारे देश में अवेलेबिलिटी है, वो 50 लाख के करीब है, और उसमें बहुत सारा जो है हमने कलेक्शन कर लिया है। नेक्स्ट, अब इसमें से टाइप ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट फाउंड इन इंडिया, कौन कौन टाइप मैन्युस्क्रिप्ट हमारे देश में पाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले है तालपत्र मैन्युस्क्रिप्ट, जो एक पौधा है जिसको ताल का पौधा कहते हैं, आप लोगों को पता होगा, हम दिखाएंगे भी। उसका नाम बॉटनिकल नाम है बोरेसस फेमिनिफर। दूसरा है भोजपत्र, जिसके बारे में चर्चा सुने होंगे, और इसका बॉटनिकल नेम है इस पौधे का बेटुला यूटिलिस। तीसरा है हैंसी पत्ता, जो कि यहाँ नहीं आसाम की तरह ये पौधे होते हैं, और इसका भी नाम है बॉटनिकल नेम है। उसके बाद है बिट्स बार्क मैन्युस्क्रिप्ट, दैट इज आल्सो द भोजपत्र, बट इट इज द डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज। एंड द लास्ट वन द हैंडमेड पेपर। उस समय मैं बता रहा हूँ, ये आपको 11 और 14 सेंचुरी के पहले की बात है,
आपको ये भी पता होगा रेनेसेंस पीरियड के बारे में आप लोग जानते हैं? कब से आया, किस सेंचुरी से आया? रेनेसेंस पीरियड जो कहा गया जब हम हाँ जो प्रिंटिंग का काम शुरू हो गया, पेपर बनने लगा 14 करेक्ट 1400 में हमारे यहाँ आया, लेकिन अदर कंट्रीज में 1100 से ही इंट्रोड्यूस ये हो चुका था रेनेसेंस का पीरियड। हमारे यहाँ 1400 ईस्वी में आया। उसमें ये हुआ कि लोग हाथ से कागज पर लिखना शुरू कर दिए थे और आर्टिफिशियल वे से प्रिंट भी करते थे। उसमें की ही बात है कि लोग पेपर भी अपने से बनाते थे, पेपर भी वो बनाते थे। कैसे बनाते थे वो भी हम आपको दिखाएंगे कि पेपर भी वो बनाते थे, पौधों से ही पेपर वो बनाते थे। उसका भी एक तरीका था, उसको सुखाते थे और तब उस पर वो लिक्विड की तरह एक दूसरे के ऊपर अरेंज कर दिया, अरेंज करके रखा उसको कहते हैं हम लोग इसी तरह बना हुआ देखिए यहाँ पर है लिखा गया है, वहाँ पर एक रस्सी डालने के लिए दिया, क्योंकि 100 माने इस तरह के छोटे छोटे लीफ हो जाते हैं जिसको कहते हैं पेज। तो हर एक पेज को एक जगह एकत्रित रखना, क्योंकि सभी तो सीक्वेंस में लिखा जाता था जो भी चीज़ें होती थी। अगर उसको ऐसा छोड़ देगा तो इधर से उधर वो बिल्कुल बिखर जाएगा, इसलिए उसको बीच में चेंज करके एक रॉड के माध्यम से, रस्सी के माध्यम से इसको फाइबर करके बनाया जाता है। लेकिन यही है तारतम जिसको विरोध करते हैं हम लोग, और बहुत कॉमन है। लेकिन यह उसमें जो यूज किया जाता है आज हमारे तरफ भी है, नारियल, ये सारे चीज़ें। लेकिन मैं उसमें की बात कर रहा हूँ 11वीं सेंचुरी के पहले की बात कर रहा हूँ, जिसमें अधिक ये कॉमन था कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया लोग कहते हैं समुद्र के किनारे वाले एरिया अधिक यूज हुआ करता था, इसलिए ताल पर जो भी मैन्युस्क्रिप्ट अधिक मिलता है तो उस एरिया में ही अधिक मिलता है। इस क्षेत्र के लिखे गए ताल पर बहुत कम मिलते हैं, इसी तरह मिलते हैं। लेकिन जो भी मैन्युस्क्रिप्ट मिलता है साउथ में या इंडियन कोस्टल एरिया में, वहाँ पर मोस्टली वैसे ही मिलते हैं जो कि तार के पत्ते पर मिलते हैं। तार का पत्ता इसलिए यूज किया जाता था, कभी आपने देखा होगा पंखा से जरूर आपने यूज किया होगा, उसका जो पत्ती जो होती है बड़ा स्टफ ज़्यादा मजबूत रहता है और जल्दी उस पर कुछ आप लिक्विड डालकर उसका ऐसे रख दीजिए तो अपने आप जल्दी और खराब नहीं होता। इसलिए उसके ऊपर एक जो है केमिकल की लाइनिंग अपने आप पहले से नेचुरल कोर्स करी हुई होती है, जो कि उसको जल्दी समय नहीं मिलता या हलने नहीं देता। इसीलिए ताल पत्र को लोग बहुत यूज करते थे उसमें, क्योंकि जो भी काम हुआ है वो अपने अपने अनुभव से हुआ, एक्सपीरियंस से हुआ कि कैसे हम लोग इसको करें कि अधिक दिनों तक रह सकें। तो उसी तरह ये ताल पत्र यानी ये प्रोसेस है जिसको हम लोग कहते हैं ताल पत्र। और ये देखिए अपना में आपको दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा अगर उधर से लाइट को ऑफ कर सकते हो, उस लाइट उस तरफ सिद्धू जी उस तरफ लाइट ऑफ करो, स्टिक है छोड़िए छोड़ा। अभी हम लोग भी 10-20 साल पीछे हैं, एक साल इंडिकेटर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसी में चलते हैं हम लोग। ये देखिए, ये आपने पता नहीं इस पौधे को देखा है कभी नहीं। ये पौधा ऐसा है कि क्वाइट ऐसा लगेगा देखने में, किसी भी जंगल में भी मिलता है और अपने आप ऊपर से एक लेयर हटता है, लेकिन अपने आप वो हट रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं भोज पत्र। बहुत ये जो है थीन होता है, इसके ऊपर अगर जोर से हम लोग कलम चलाए आज के समय में तो वो फट जाएगा, वह काम नहीं करेगा। नहीं, भोज पत्र हाँ, इसका नाम है भोज पत्र, यानी इसका नाम है भोज पत्र मैन्युस्क्रिप्ट। और इस पौधा कैसा होता है ये भी हम दिखाएंगे आपको, चाहे दूसरे में हो, लेकिन इसका एक लेयर ऐसे निकलता है। ये लेयर थोड़ा सा स्टिक होता है। यूकेलिप्टस का लेयर देखेंगे थोड़ा फ्रेगाइल होता है। फ्रेगाइल मतलब जैसे छुइएगा टूट जाएगा, इसको आप छुइएगा तो यह टूटेगा नहीं। इसको आप रखकर इसको जो है किसी कागज के नीचे डालकर सीधा भी कर सकते हैं और
इस पर आप लिखेंगे तो ये जल्दी फटेगा नहीं, क्योंकि इसका अगेन इसका जो सरफेस होता है वह थोड़ा स्टिकी और मजबूत होता है। नेक्स्ट, ये देखिए वही पौधा है, इसका फ्रूट देख रहे हैं। अब ये देखिए फल भी होता है, हाँ फल भी होता है, देख रहे हैं फल है, बिना फल का पौधा है। फल का पौधा तो जो जिम्नोस्पर्मिक पौधा है वही हो सकता है, लेकिन स्वाभाविक तौर में जिसमें फ्लावर होता है उसमें फल लगेगा। तो ये भोजपत्र यही है, इसका बॉटनिकल नेम है बेटुला यूटिलिस। यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ ऐसा पत्ता तो बहुत बगंडी का ऐसा पत्ता होता है, उसी फैमिली का है, उस परिवार का। अंडी बगंडी समझ रहे हैं, जिसको आज के दिनों में जेट्रोफा कहा जाता है और आज बायोफ्यूल के लिए बहुत पॉपुलर हो गया। तेल निकल रहा है उससे, अभी जो है एक एरोप्लेन भी चलाया था, तो जेट्रोफा उसी कुल का है, कुल इसका वही, इसीलिए उसका देख रहे फल भी उसी तरह का, लेकिन फल इसमें थोड़ा सा जो है इसकी फली का बेल टाइप है। नेक्स्ट, ये दूसरा स्पीसीज है, इसका पौधा देखिए, यूटिलिस नहीं है ये, इसका पौधा देखिए, इसका नाम है बेटुला पेंडुला। इसको कहते हैं सिल्वर बिट DRA। सिंह जी आपके सामने मौजूद हैं, और सर्वप्रथम मैं चाहूँगा कि आप लोग ताली के साथ सबका स्वागत। अब मैं चाहूँगा कि सर को सम्मानित करें, आप लोग सहयोग करेंगे। एक मिनट। ये हमारे विश्वविद्यालय का प्रतीक है सर, ये चादर। इस चादर में यहाँ का मोनोग्राम दिखाई पड़ता है सर। उसका संबंध पांडुलिपि, उसके संरक्षण, उसकी खोज और उसे जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से पांडुलिपि का क्या महत्व है और पांडुलिपि के संदर्भ में जानना क्यों आवश्यक है, यह आपके इस कोर्स का, इस वर्ग का पहला वर्ग। पांडुलिपि के संबंध में जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, वह समस्या है उसकी लिपि के अध्ययन की समस्या, और उस पर दूसरा भाग इस कोर्स का उसके अध्ययन से जुड़ा हुआ है, उसकी लिपि की हुई है। और यह प्राचीन ज्ञान की परंपरा, ज्ञान के प्राचीन कौशल से जितना भारत में वर्तमान है उतना विश्व के किसी भी देश में मौजूद नहीं। एक आंकड़े के अनुसार लगभग 50 लाख पांडुलिपियां भारत में हैं, और इन पांडुलिपियों का अभी तक उपयोग, अध्ययन और उसका लिप्यांतर संभव नहीं। इसलिए भारत की मौलिक समस्या है कि अपनी संचित उस पारंपरिक सांस्कृतिक ज्ञान और कला की उस परंपरा को, उस धरोहर को, जो पांडुलिपियों के रूप में संरक्षित हैं चारों तरफ, उनकी पहली चिंता है कि उनकी खोज की जाए, अध्ययन किया जाए, उसकी लिपि को समझा जाए। इसलिए जैसा बसंत प्रभु बतला रहे थे कि लिपि पर और उसके भाषा पर इस कार्यशाला का बहुत अधिक जोर रहा है।
मैं समझता हूँ वह बहुत तकनीकी पहलू है और उसका जो विद्वान इससे पहले आए उसके लिखने के लिए रोशनाई इन कैसे तैयार की जाती है, इन बातों पर कुलपति महोदय ने बहुत विस्तार से आप लोगों के सामने चर्चा की है। मैं इस संबंध में बता दूं कि दरभंगा में दो विश्वविद्यालय है, एक संस्कृत विश्वविद्यालय है और एक मिथिला विश्वविद्यालय है। दोनों विश्वविद्यालयों में पांडुलिपियां मैं समझता हूँ कि लगभग दोनों विश्वविद्यालय को मिला दिया जाए तो लगभग 50,000 पांडुलिपियां धरोहर के रूप में सुरक्षित। मैं अपने विश्वविद्यालय में उस पांडुलिपि को देखने गया तो मुझे बताया गया कि उस रूम उस कक्ष में मत जाए ताकि इसको इतना रेस्ट्रिक्टेड क्यों रखा गया है। उससे 3 पांडुलिपियों की चोरी और ये तीनों पांडुलिपियां देश के स्मगलरों द्वारा नहीं चुराए गए, विदेशों के स्मगलरों के द्वारा बहुत ही नियोजित तरीके से उसकी चोरी की गई। उस समय जबकि डॉक्टर कुणाल किशोर वहाँ के वाइस चांसलर थे और वे खुद पुलिस के उच्चस्थ पदाधिकारी और बिहार में पुलिस सेवा में उनकी ख्याति थी। उनके अथक प्रयत्नों के बावजूद भी उसको खोजना संभव नहीं। आप समझ सकते हैं कि ये पांडुलिपियां कितनी कीमती हैं, जिसकी चर्चा विदेशों में जिसका महत्व जिसकी स्मगलिंग विदेशों में बहुत नियोजित और षड्यंत्रकारी तरीके से विदेशी लोग स्मगलर्स कर रहे हैं। तो आपकी पांडुलिपियों के जो धरोहर है उन धरोहरों का महत्व विदेशी पहचान में है, हम उसका प्रयोग करने में सक्षम नहीं। तो यह पांडुलिपि का महत्व है और भारत एकेडमिक फील्ड विदेशों की तुलना में भारत पिछड़ा हुआ। यह पिछड़ने का कारण क्या है? हल्दी आपकी चीज है लेकिन पेटेंट उसको कौन करवा रहा है? हमेशा। बासमती चावल आपकी चीज है, पेटेंट उसको कोई दूसरा करवा रहा है। ज्ञान आपके पास है, उसकी ख्याति किसी और के नाम से हो रही। उसका एक प्रमुख कारण यह है कि हम उसको आधिकारिक तरीके से उपस्थापित करने में सक्षम नहीं हो पाए। मेरा विषय समाज विज्ञानों के क्षेत्र में पांडुलिपियों के महत्व से संबंधित है। मैं पांडुलिपि के महत्वपूर्ण पहलुओं जिसको आप लोगों ने पढ़ के गुरु रहे और अरस्तु उसी स्कूल के शिष्य, तो शिष्य के नाम से उस विषय के पितृत्व का अधिकार शिष्य को प्राप्त हुआ, पिता और दादा को उस पितृत्व का अधिकार प्राप्त नहीं। तरफ से और मैं कमेटी की तरफ से मैं तमाम रिसोर्स पर्सन जो हमारे बीच बैठे हैं, बसंत बाबू रिसोर्स पर्सन है जिनके प्रयास से ये कार्यशाला यहाँ तक हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो फिर एक बार हम अपने माननीय पति को गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आप सबों को मेरी ओर से सुप्रभात। 11:30 बज रहा है, सुप्रभात क्या होगा दोपहर में। तो मैं विशेष रूप से अशोक बाबू का आभारी हूँ कि उन्होंने कहा कि आप भी जरूर बोलिए उसमें। और चूँकि मैं बायोलॉजी से जुड़ा हुआ हूँ और जब भी मैंने बचपन से बायोलॉजी पढ़ना शुरू किया, हम समझते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में बायोलॉजी के पहले स्टूडेंट होंगे जो कि क्लास 8 से बायोलॉजी पढ़ते हैं।
मैथमेटिक्स कभी पढ़ाई होती खाली EPH पढ़ाई होती थी। अगर दो बजे लोगों यहाँ पर जो खास कर तो मैथमेटिक्स के बच्चों में EPH पढ़ाई होती थी, फिजियोलॉजी, हाइजीन सभी जगहों पर बायोलॉजी नहीं था। तो जब नारायणपुर गया तो वहाँ पर पूरे जिला में आगे दूसरे को पहला स्कूल था जहाँ बायोलॉजी शुरू हुआ। मैं आप लोग अमूमन MS उनके लिए लिखते हैं महिलाओं के लिए, क्योंकि हमारी संस्कृति में ऐसा है कि स्त्री के लिए अलग अलग फेज इस्तेमाल करते हैं। कुमारी है तो कुमारी कन्या करके उसको बोलते हैं कि भाई पुरुषों में सब जगह लगता है कि पुरुष आगे सहायक नहीं, इसलिए उसमें उनके लिए बोला कि MS लिखिए, नाइदर मिस नॉर मिसेज या लिखना MS। आप देखिए MS में तो यहाँ का जो MS है वाट की यूज इन मैन्युस्क्रिप्ट, जो हम मैन्युस्क्रिप्ट में इस्तेमाल करते हैं उसमें दोनों सेम प्रोपोर्शन रहता है, लेकिन जब महिलाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं आदर सूचक शब्द है उर्दू में, फारसी में, अरबी में वो नहीं है, उसमें सिर्फ मोहतरमा है, ऐसा लगता है, लेकिन लिखने के आसार अलग अलग। मैं बात कर रहा था बायोलॉजिकल मैन्युस्क्रिप्ट, बायोलॉजी बहुत जगहों पे बायोलॉजी पढ़ाई होती है, शिक्षक नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है, बहुत सारी समस्याएं। लेकिन आप अंदाज कीजिए कि जब थियोफ्रास्टस रहा होगा, उसके बाद सुकरात आया, उसके बाद अरस्तु आया और फिर सिकंदर महान हिंदुस्तान पे आया। हमने इतिहास पढ़ा है या हमने स्क्रिप्ट पढ़ा है, तो आप अगर गौर करेंगे उसको, टॉपिक for today for me is the biological manuscript, civilization linkers, सभ्यताओं को जोड़ने वाली कड़ी है मैन्युस्क्रिप्ट, और कैसे सभ्यता जुड़ी है आप इसका अंदाजा लगाएंगे तो आप देख सकते हैं। अगला स्लाइड पर बढ़ाइए। यहाँ लिखा हो जो अभी शुरू में हम बोल रहे थे कि MS एब्रिविएटेड MS फॉर सिंगुलर एंड MSS फॉर प्लूरल। ये डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड और वंस टाइप, ये उसके हैं स्वरूप भाई। तो है क्या सामने देख रहा था, आप भी देखते हैं पुराण में भी लिखा हो, पुराण मुकम्मल रहा है 1340 वर्ष से पहले हुआ। कहते हैं कि प्रोफेट मोहम्मद को रिवलेशन हुआ, आकाशवाणी सभी तरह के होते हैं, तो आकाशवाणी उनको होती थी और फिर वो उस शब्द को लेकर घर आते थे। अपना कथन पाठ करता हूँ, सुनते हैं। तमाम भक्ति भाई के शुभकामना आए तो महादिन अहाँ सब पांडुलिपि या लिपि पर जे सुनने छी अध्ययन कैने छी से एक लंबा इतिहास है, बहुत चीज राज सीखने है। हमरो प्रयास है जे लिपि इतिहास, लिपि के जो विकास यात्रा है पर हम की चाह जे हमरा समझ में आवेगा, अहाँ सब पढ़ल लिखल पर काफ़ी नीक चीज सीखने छी, बेसी जाने है हमहूँ एक प्रयास करै छियै मैं जे अहाँ सबके बताबी। सब अनुसंधान जारी एखन है जे प्रमाणिकता भेटलै है जे कोनो साहित्यकार के द्वारा तैयार हुआ लगभग 6000 वर्ष एक प्रमाणिकता के साथ खेलेगा। हम बता बाबू दोसर जीवन आ सभ्यता दूटा बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु मानल जाए है लिपि के इतिहास के क्रम में। तो जीवन से जुड़ल लिपि आ सभ्यता से जुड़ल
भाषा भाषा आ लिपि दोनों के इतिहास पुनः आरंभ भेलै हम प्रयास करब जे यहाँ सबके यथासंभव कि वो ध्यान आकृष्ट करा कर पहुँचा या प्रयास हमारे कुमार जी से कि आप बुके देकर हमारे विशेष पर्सन माननीय नरेश कुमार को हाँ जय जी इसका विषय है मिथिलाक्षर का उद्भव विषय प्रारंभ करने से पहले मैं इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन एवं लिपि विकास और सबके आयोजक डॉक्टर अशोक कुमार जी को और पृथ्वीराज जयवंशी के प्रति मैं शुभकामना दर्ज करता हूँ जो इतने महत्वपूर्ण विषयों को इस विश्वविद्यालय में आयोजन 21 दिवसीय करके बहुत बड़ी शुरुआत उन्होंने की। एक तरह से इस विश्वविद्यालय का नींव इन्होंने अब रखा। कल एक शोधार्थी राधेश्याम जी से मेरी बात हो गई थी रात, हमको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन लगातार संस्कृति मंत्रालय से निकालो मैथिली भारतीय भाषा संस्थान मैसूर भारत सरकार साहित्य अकादमी भारत सरकार के लगातार गतिविधि में रहने के कारण और एक अपनी ऐतिहासिक अभिरुचि बना रहा शुरू से, इसके कारण इसकी गहराई मुझे समझ में आ रही। तब मैंने इनसे पूछा जो जितनी बातें उसमें आ रही है उसको कितने प्रतिशत यहाँ के पार्टिसिपेंट समझते हैं, क्योंकि जब हमको अशोक बाबू ने असाइन किया इस विषय के लिए तो इस उम्र में भी मुझे 23 घंटे तक लगातार पुस्तक देखी और इसके बाद भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ठीक है। कॉलेज में मैथिली का व्याख्याता हूँ और आप ही के कौन से मतलब कि हमारे बोर्ड के आप शायद मेंबर या जो उसमें जो आपका पोस्ट होगा जब हमारा जब काउंसिलिंग हो रहा था जी उसमें आप सर हमारे बोर्ड के मेंबर थे जब हमारे विश्वविद्यालय में सिलेक्शन होकर के आया और जब पेपर वेरिफिकेशन बोर्ड कमेटी का हुआ उसमें सर हमारे जो थे उसमें इनके मैं सोनम सिंह हिंदी विभाग की शोध सत्ता हूँ और हिंदी रिसर्च पर्सन हूँ और बहुत रेगुलर पंक्चुअल है और हिंदी विभाग हमारा जो पीटी चल रहा है सर के बगल में ही हम लोग हैं उसमें 4 स्तंभ मानिए उसमें एक चलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो एक मैथिली में कहावत है लिखा गया है चिर परिचित परिचय की दीजिए। तो जो धनुर्विद्या का ज्ञान दिया वो भी लगता है लिखित नहीं मिलता, वो भी कहता है प्रिंट में प्रैक्टिस करा
कि कैसे धनुष चलाया जाता है, कैसे तीर पर निशाना साधा जाता है। इसीलिए आप लोग कहते थे जब पूछा गया स्वयंवर में कि क्या दिखाई पड़ता है, तो बोले मुझे तो केवल वस्तु आंख की दिखाई पड़ती है। हाँ, आंख की बुद्धि दिखाई पड़ती है। यानी अपने लक्ष्य को, मानो उस स्वयंवर में लक्ष्य यही था कि मछली के पुत्री में जो तीर मारेगा उसी से द्रौपदी की शादी हुई। यानी इवोल्यूशनरी स्टेज में कहता है कि धीरे धीरे अभिव्यक्ति का माध्यम लैंग्वेज और अस्मित आया, और जो आर्य लैंग्वेज को और आर्य अस्मित दूसरा अर्थ नहीं समझा। और कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता में जो संदेश दिया, निर्देशन दिया, वो भी कहता है कि कहीं अधिक प्रबल बताना, यानी पहले हमारा जो था ज्ञान अभिव्यक्ति का माध्यम कहता है कि एकदम मटेरियल है, उस अवधि में मेटल नहीं आता। अभी कॉपर और ब्रॉन्ज को माना जाता है कि राइटिंग मटेरियल है और एविडेंस माना जाता है, लेकिन स्टोन एज में मेटल बना ही नहीं। यानी आदमी जो है सबसे पहले जो राइटिंग मटेरियल लिखना शुरू किया वो स्टोन पर ही लिखना शुरू किया, और हाथ से नहीं बल्कि छेनी संस्कृत को बताया कि ये भी ओल्ड संस्कृत है, यही बताया। और दूसरा चीज बताएगा कि ये बोली प्रोनाउंसिएशन है। बहुत सारी चीज हम बताना चाहते थे लेकिन हम टाइम पर माइंड पर कहता है कि इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट, कहता है कि मानव के शरीर, कहता है मानव शरीर के बनावट दक्षता, अनुभव की कार्यशैली या अनुभव की उपस्थिति और उपस्थिति की जानकारी प्रतिदिन मिलती रहेगी। कौन आया, कौन नहीं आया, कौन क्या बोला, कौन कैसे बोला, कौन प्रश्न किया, सारे तथ्यों की जानकारी प्रतिदिन होती रहेगी और होनी भी चाहिए। आज के इस विशेष व्याख्यान के अवसर पर जो कि संकाध्यक्ष महोदय ने उपस्थित दी है, उसको तो मैं लास्ट आवर्स में ही सुन सका। प्रश्नों के रूप में आप लोगों को निश्चित रूप से अपनी शंकाओं का समाधान करना चाहते हैं। इस रूप में कि नहीं कि आप लोग कार्यशाला के प्रतिभागी, इस रूप में कि आपके बड़े भाई बोल रहे हैं, आपको जो भी जिज्ञासा हो उसके बारे में आप लोगों को निश्चित रूप से पूछना चाहिए। इससे ये होता है कि वाक्पटुता के साथ साथ आपकी समझ में भी वृद्धि हो, कहीं कोई कमी है तो। और यदि आप उसे पूरी तरह से समझ पाते हैं या पूरी तरह से ग्रहण कर लेते हैं, इसके बावजूद भी उस ग्रहणता के बारे में भी कुछ प्रश्न कर लेना चाहिए। और निश्चित रूप से कार्यशाला में यदि प्रश्न के रूप में कुछ सामने आते हैं तो जो व्याख्यान प्रस्तुत करने में खुशी होती है, आप लोगों को भी खुशी होती है। जहाँ तक जिस टॉपिक वो मार्ग ध्यान देना चाहिए, निवृत्ति का मार्ग। परिणाम ये हुआ कि हम अपने मोक्ष शास्त्र में पीछे पड़ गए। अगर हम निवृत्ति मार्ग के साथ साथ प्रवृत्ति मार्ग को भी लेके चले रहे होते, जैसा कि मैंने आगमी परंपरा का उल्लेख किया, उनकी लिपियों को देखिए तो आप पाएंगे कि आगमिक परंपरा जो दोनों मार्गों को प्रवृत्त, प्रथम प्रधानाचार्य महोदय का स्वागत करता हूँ। और इसके बाद सर हाथ जरा पकड़िए, थोड़ा सा पकड़िए, ठीक है। और एज कन्वीनर मैं कहना चाहूँगा कि ये प्रधानाचार्य महोदय आप लोगों को अपने उत्कृष्ट व्याख्यान से निश्चित रूप से प्रभावित भी करेंगी, और आप लोग प्रश्न जरूर पूछेंगे। एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, जरा सा ठीक हो गया। ये बैग आप लोगों की तरफ से था इसलिए लेट हो गया। दिया गया है उस बाइक के अंतर्गत में हमेशा महिलाओं विद्यालय में प्रधानाचार्य कार्य करते हैं। मैं आभार व्यक्त करती हूँ सबसे पहले NMM का, जिसने इस तरह की कार्यशाला का बाद हमारे विश्वविद्यालय और मुझे ये अवसर देने के लिए, क्योंकि हम सभी जीवन का छात्र ही होते हैं, तो ये
जिस दायित्व का निर्वहन मैं अभी कर रही हूँ बड़ा गौरव है और इसकी अद्भुत संपदा है जिसको पूरा विश्व में, तो स्वाभाविक है कि हमें इस पर गर्व है। मेरा जो ये विषय है ये भारतीय पांडुलिपियों की लिपि। अब मुझे ऐसा लगा कि हम इसके 3 भाग हैं। पहले एक तो पांडुलिपि है इस पर हमें चर्चा करनी है, लेकिन पांडुलिपि से पहले भाषा और लिपि जो विषय है उसके पूर्व में ये जानना आवश्यक है कि आखिर भाषा की जो उत्पत्ति हुई उनकी क्या कारण है। एक तो हम लोगों ने सभी जानते हैं कि अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है। उसके बाद ये भाषा एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचनी चाहिए। ये हम जब दूसरे क्रम में आएंगे तो देखेंगे कि लिपि क्यों बनी। फिलहाल हम ये मान लेते हैं कि अभी हमारे उसमें हम पहले भाषा की चर्चा अब इसमें विद्वानों में यद्यपि मतभेद है, फिर भी माना जाता है कि कंजर्वेशन दोनों में अंतर आप क्या समझते हैं? किसको कंजर्वेशन कहते हैं, किसको प्रिजर्वेशन कहते हैं? हिंदी हमको नहीं बताए, मतलब समझाइए। प्रिजर्वेशन क्या हुआ, कंजर्वेशन क्या हुआ, वो आदमी बता सकते हैं? आपको नहीं, तो आप तो जानते हुए, आप तो इसी में हैं ही, इसलिए आपको नहीं बताना है। बाकी लोग क्लास भी लिए हैं और जो है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का अर्थ भी सुरक्षित से ही है, लेकिन कंजर्वेशन कुछ क्या थोड़ा सा अर्थ में हम थोड़ा सा अंतर बता देते हैं। प्रिजर्वेशन मतलब हुआ महिला लोग अचार बनाती है ना अचार, और उसमें वो खराब नहीं, उसके क्या देती है, तेल देती है, वैसे पर रोक मैंने स्विफ्ट में प्रिजर्वेशन मतलब हुआ कि वह खराब होने से पहले क्या उपाय हम करें जिससे कि यह खराब नहीं। और कंजर्वेशन मतलब हुआ कि जब खराब हो गया, कीड़ा लगी, खराब होने से पहले जो हम उपाय करते हैं उसको हम, इसको दूसरे शब्द में कहा जाता है प्रिवेंटिव कंजर्वेशन। हो गया ह्यूमन। अभी आज हम इसका चर्चा करेंगे उसी ह्यूमन फैक्टर पर करेंगे और थोड़ा वातावरण जुड़ा हुआ जहाँ आदमी का वहाँ पर संबंध है उससे जुड़ा हुआ चीज़ों को हम बताएंगे किस तरह से आप उससे अच्छा से हैंडलिंग करके। हमारा टॉपिक है केयर एंड हैंडलिंग ऑफ म्यूनिसिपल, किस तरह से उसका हैंडलिंग करें, किस तरह से उसका मैंने प्रिवेंटिव स्टेप ऑफ ठीक। इस वर्कशॉप का लिस्ट ऑफ हेडलाइंस देखा, उसमें इंट्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लोकल स्क्रिप्ट्स एंड मैं कभी मैथिली भाषा साहित्य का, तो मेरे लिए बहुत ही सुखद अवसर है कि लिपियों का जो एक इसकी दृष्टिभूमि कैसी रही है, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है इसमें भी जो मुख्य रूप से जो लिपियाँ हैं ये 3-4 संस्कृतों के बाद समाहित किया नहीं जा सकता है। इस 3-4 लिपियों में हम लोग पुलिसिंग गुजरे और मुख्य रूप से मजेदार बात क्या है कि उत्तर लिपि के उत्पत्ति के संदर्भ में यहाँ का जो आगम
मंत्र है, तंत्र है, उसका अद्भुत प्रभाव है। तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। फिर देवनागरी जो लिपि है, ये बिहार में किस तरह आंदोलन का रूप लिया था इंटरनेट में, तो इसका विकास हुआ है चित्राक्षर से, चित्रकला से। अब भारतीय परिवेश में कुछ जो हम लोग लिपि पर जब बात करते हैं तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं लिपियों के संदर्भ में, जो